इम्तिहान में अगर आज तू हारा है, इम्तिहान में अगर आज तू हारा है, कामयाबी का कल जरूर आएगा, कामयाबी का कल जरूर आएगा। हौसला कम ना होने देना मन का, हौसला कम ना होने देना मन का। सब्र का परिणाम ही काबिलियत बताएगा, सब्र का परिणाम ही काबिलियत बताएगा। So, hello, my shimmering stars. Today, I, Shora Grover, welcome you all to this amazing platform of Physics Wala. Students, I welcome you all to your CUET Wala platform. And today, we are going to start with your chapter, that is Biomolecules. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने ऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया है और आज बारी है बायोमोलिक्यूल्स की। तो मैम कैसे करने जा रहे हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा चैप्टर को फिनिश करने का, वो बता दो। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर हम ये समझेंगे भी बायोमोलिक्यूल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड्स, डायसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, है ना, इसको पढ़ेंगे। अब इनके भी जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सबको कवर करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स अब प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, विटामिन, एंजाइम्स, इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहले टॉपिक आता है मैम इंट्रोडक्शन। अब बायोमोलिक्यूल समझने से भी पहले बायोकेमिस्ट्री समझते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जो बेसिकली डील करती है हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, क्या मैकेनिज्म वो फॉलो कर रहा है, तो सबकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री इन डिटेल हम कहेंगे। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल हैं, ठीक है, विच आर बेसिकली एसेंशियल कंपोनेंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो वहां पाए जाते हैं और जो एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, तो वो बायोमोलिक्यूल्स होंगे। अब बारी आती है मैम कि बायोमोलिक्यूल्स में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे भी पहले स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं अभी बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करने को आए तो हम क्या कहेंगे, तो इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम। हमारी लिविंग सिस्टम में किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म क्या है, दैट इज व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोमोलिक्यूल्स अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स व्हिच आर एसेंशियल पार्ट और एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सिस्टम, ठीक है, व्हिच आर बेसिकली परफॉर्मिंग देयर वेरियस एक्टिविटीज। अब स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को इन शॉर्ट डिफाइन करना चाहे, सो दे वर जनरली डिफाइंड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट ये इनकरेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इसके लिए एक आपको टर्म का पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज। इस वर्ड का मतलब समझोगे तो आप डेफिनेशन के बहुत करीब पहुंच जाओगे, डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। पहले मैं बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज रेफर टू एज कार्बोहाइड्रेट्स। हो सकता है भी ऐसा कंपाउंड जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पर ऐसा कंपाउंड हमें दे, वो क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी मैंने एक वर्ड यूज किया पॉलीहाइड्रोक्सी। किस वर्ड का यूज किया मैंने, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली शब्द का मतलब क्या होता है मैम, पॉली का मतलब होता है मैम मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, भी वहां पे बहुत ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैंने भी बोला था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड का मतलब ये हुआ अगर आपको वहां पर इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन हमने करी है, CHO लिखा हो, या फिर इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, C डबल बॉन्ड OH। अगर कंपाउंड में ये चीज आपको देखने को मिलती है, मोरओवर कीटोन के केस में हम ऐसे बोलेंगे C डबल बॉन्ड हो। जब मैंने यहाँ दोनों तरफ डैश लगाया, इसका मतलब यहाँ पे दो कोई ना कोई कार्बन की चेन आएगी या R ग्रुप आएगा। ऐसे यहाँ सिंगल डैश लगा है, मतलब यहाँ पे कोई R ग्रुप आएगा, कार्बन का ग्रुप आएगा। तो ऐसा कंपाउंड जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी है, जिसमें बहुत ज्यादा OH ग्रुप है, मोर ओवर या तो उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसे हम किस कैटेगरी में फॉल कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड दैट हैज एन एल्डिहाइड और अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आइदर इन द फ्री स्टेट, या तो वो अपनी फ्री स्टेट में होगा या फिर वो अपनी हेमी एसिटल या हेमी कीटल स्टेट में होगा। आई लेट यू नो व्हाट इज अ हेमी एसिटल कीटल स्टेट, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए जो अबव लाइन है दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
मोर ओवर इन जनरल ये फॉर्मूला बोला गया था कार्बोहाइड्रेट्स का CxH2OY, बट ये सभी का नहीं माना गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस वो हैं जिनका जनरल फॉर्मूला को उसने एग्जांपल ले लिया, जैसे x की वैल्यू 3 पुट करी तो C3H2O थ्राइस। इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेम प्रोपोर्शन में जैसे वाटर में है, ठीक है। अब अगर मैं वापस से इसमें आती हूँ तो एज अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैज बीन डिस्कवर्ड व्हिच आर कार्बोहाइड्रेट्स बाय द केमिकल बिहेवियर बट डू नॉट कंफर्म द फॉर्मूला दिस, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का इन जनरल हम ये फॉर्मूला कंफर्म नहीं करते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस बेसिकली फॉर्मूला नॉट नेसेसरी कार्बोहाइड्रेट्स, वो जरूरी नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स ही हों जो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हो, जैसे उसने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने दिए। तो जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा जाए आप उसको उसके फॉर्मूला से डिफाइन नहीं करोगे, आप उसको सिंपली डिफाइन करोगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस पे हमें वो ऑब्टेन करके दे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स अगर आप स्टूडेंट्स लिखना चाहते हो, कुछ एग्जांपल्स आप मेंशन करना चाहते हो तो यू कैन इवन मेंशन दैट इज ग्लूकोज, दैट इज फ्रक्टोज, दैट इज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। आई होप सो एवरीबडी हैज रिटन दिस पार्ट, ग्रेट। अब स्टूडेंट्स आती है क्लासिफिकेशन, भी इसको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन आती है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब कि हाइड्रोलिसिस करने पे आपको कितने मोनोसेकेराइड्स और मिलते हैं, दैट इज व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो मोनोसेकेराइड्स आते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस आप फर्दर करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, विच डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं तो ग्लूकोज, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं तो फ्रक्टोज, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं तो गैलेक्टोज। ये सभी क्या है, ये सभी मोनोसेकेराइड्स है, ये सभी क्या है मोनोसेकेराइड्स है जिनके आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते हो, तो फर्दर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे हाइड्रोलिसिस करने पे। फिर आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, जो फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे, मान लो अगर आप इनकी क्या करते हो हाइड्रोलिसिस करते हो, जब आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो या तो 2 मिलेंगे प्रोडक्ट, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, टोटल आपको मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से लेकर 10 के बीच में प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं तो वो सभी ओलिगोसेकेराइड्स में फॉल करते हैं। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ओलिगोसेकेराइड्स में डाया, ट्राया, टेट्रा ऐसे करके सारे सेकेराइड्स आते हैं। सॉरी, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेना चाहूंगी, जैसे कि सुक्रोज है, जैसे कि क्या है मैम सुक्रोज है, तो सुक्रोज की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको ग्लूकोज ऑब्टेन होता है और आपको फ्रक्टोज ऑब्टेन होता है। और अभी मैं बता के हटी हूँ भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या मोनोसेकेराइड्स है ना, तो इनकी हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको 2 मोनोसेकेराइड्स के यूनिट देखने को मिले। अगर इसके आप स्ट्रक्चर के थ्रू इसको लिखना चाहते हो तो सुक्रोज इज C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई आपने, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो ग्लूकोज मिला C6H12O6 और आपको फ्रक्टोज मिला C6H12O6। अब एक हैरानी की बात कई बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होंगे फिर मैम आपने C6H12O6 2 बार क्यों लिख दिया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन दोनों में ना फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C6H12O6 ही है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड मिलेगा, फ्रक्टोज में आपको कीटोन मिलेगा और ये जो है ये आपका सुक्रोज है, ठीक है जी। तो ये एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो और इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ये एग्जाम्पल किसका है, ये डायासेकेराइड का एग्जाम्पल है ना। ये किसका एग्जाम्पल है मैम, डायसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अब डायसेकेराइड क्या है मैम, डायसेकेराइड बेसिकली क्या होगा, ध्यान से सुनना। डायसेकेराइड की अगर हम बोलते हैं तो जो 2 आपको मोनोसेकेराइड्स दे, स्पेलिंग सही करके लिख भाई, डायसेकेराइड्स वो होंगे जो आपको 2 प्रोडक्ट देते हैं हाइड्रोलिसिस कराने पर, वो डायसेकेराइड्स होंगे। ऐसे ही ट्राया आएंगे जो 3 देंगे, ऐसे ही क्या आएंगे आगे टेट्रा आएंगे जो 4 देंगे, ठीक है। सो 2 से लेके 10 वाले सारे ओलिगो की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं।
इसके बाद आते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉली अभी हमने देखा था, पॉली शब्द का मतलब होता है मैम मेनी, यानी कि अगर 10 से ज्यादा आपको प्रोडक्ट में मोनोसेकेराइड्स देखने को मिलते हैं हाइड्रोलिसिस करवाने पे, तो वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो जी स्टार्च हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, है ना, ये सारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? पॉलीसेकेराइड्स में। तो ये क्या हो गई? सबसे पहली क्लासिफिकेशन होगी विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने पे आपको किस तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। तो हमें मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पे कैटेगरीज मिलती हैं। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़े। लिख लो, लिख लो। ओलिगो में और एग्जाम्पल लिखने तो रैफिनोज लिख सकते हो। ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स है भाई। चलिए, अब अगली बात आती है स्टूडेंट्स इन डिटेल इनको पढ़ने की। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आते हैं मोनोसेकेराइड्स। कौन से आते हैं? मोनोसेकेराइड्स। तो अभी मैंने बताया था मोनोसेकेराइड्स वो हैं जिनके आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते हो, विच कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस फर्दर। तो यही लिखा है, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपल कंपाउंड इज मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स which have 6 कार्बन आटम are either एल्डोहेक्सोसिस और कीटोहेक्सोसिस। अब ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, आपको इतना पता है भी कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप तो होगा ही होगा। अगर उसके अंदर 6 कार्बन आटम है तो वो एल्डोहेक्सोज हो जाएगा, और अगर 6 कार्बन आटम और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोहेक्सोज कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल उसने ऑलरेडी दे दिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का। ये किस कैटेगरी में आता है? मोनो में आता है। क्लियर हो गया? ये तो अभी मैंने आपको सब बता दिया। देखो, चलो अब बारी आती है ओलिगो की। तो ओलिगो में मैंने आपको बताया भी आपको क्या मिलेगा, 2 to 10 मोनोसेकेराइड ये देंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हो तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, रैफिनोज, ये सभी किस कैटेगरी के एग्जाम्पल है मैम? ये सभी ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में मैम फॉल करता है। किस में फॉल करता है मैम? ओलिगोसेकेराइड्स में। अब देखो वही लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स दैट yield 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, इनको हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं? डायसेकेराइड में, ट्रायासेकेराइड में, टेट्रा में। डायसेकेराइड का मतलब हमें 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे प्रोडक्ट में हाइड्रोलिसिस करने पे। ट्राया का मतलब हमें 3 मोनोसेकेराइड मिलेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। टेट्रा का मतलब हमें 4 मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। डिपेंड करता है अपॉन नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। Among these are the most common ones are disaccharides. Most common कौन सा है? Disaccharides। जैसे एग्जांपल सुक्रोज का दिया, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, तो 2 monosaccharides obtained by hydrolysis of a disaccharide may be same or different। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन वहां उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना। एग्जाम्पल उसने हमें दिया है, सुक्रोज एंड हाइड्रोलाइसिस गिव 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वेयर माल्टोज हाइड्रोलिसिस करने पे आपको ग्लूकोज के ही 2 मॉलिक्यूल्स देता है। ठीक है, ग्लूकोज के ही। लैक्टोज के बारे में पढ़ोगे तो वहां गैलेक्टोज और ग्लूकोज आता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आते हैं, ये एग्जांपल हो जाएंगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। ये किसके आगे? उसने आपको डायसेकेराइड्स के ही एग्जांपल दे दिए हैं, जिसमें से सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस का उसने बता दिया, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस का भी। माल्टोज से 2 ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे, सुक्रोज से 1 ग्लूकोज, 1 आपको फ्रक्टोज मिले। ठीक है, डन है भाई, लिख लो इसको भी। ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में स्टूडेंट्स लिख लीजिए, बढ़िया। अब देखना स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड्स आते हैं जो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स यूनिट देते हैं। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू मेनी मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स पॉलीसेकेराइड होते हैं, जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज हो गए। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एल्डोज और कीटोज के बारे में बात की थी, तो एल्डोज क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं उनको एल्डोज कहते हैं, जो कीटोनिक ग्रुप कंटेन करते हैं उनको कीटोज कहते हैं। यहाँ पे मेंशन करना हो तो लिख लेना, इसको ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखा होगा CHO या ऐसे लिखा होगा, ऐसे ही कीटोनिक में ऐसे ही लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, बात एक ही है। ठीक है, तो एल्डोज और कीटोज जो है वर्ड वो बार बार यूज होने वाला है, इसीलिए आपको डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखवा दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम स्ट्रक्चर्स पे आएंगे तो आप बहुत एंजॉय करोगे इस चैप्टर को। ठीक है जी, चलो ये हो गया, बढ़िया बात है। अब स्टूडेंट्स हम ना कार्बोहाइड्रेट्स को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टूडेंट्स फर्दर क्लासिफाई करते हैं भी, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स शुगर होते हैं और कुछ नॉन शुगर्स होते हैं।
शुगर कौन से होंगे, नॉन शुगर कौन से होंगे, इसको देखते हैं। तो शुगर वो होंगे जो स्वीट इन टेस्ट है, क्रिस्टलाइन, अब आपने सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ा ही है ना, और जो क्या होते हैं पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। तो शुगर्स कौन होते हैं, शुगर्स होते हैं हमारे मोनोसेकेराइड्स और हमारे ओलिगोसेकेराइड्स, जबकि नॉन शुगर्स के कैटेगरी में पॉलीसेकेराइड फॉल करता है। कौन, पॉलीसेकेराइड। तो ध्यान रखना, मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड क्या है, शुगर्स है, जबकि पॉलीसेकेराइड्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, नॉन शुगर्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स उसने आपको फर्दर दे दिया है, उसके अंदर डाइसेकेराइड्स, सुक्रोज माल्टोज, ये वो फिर ट्राई आएगा, ठीक है, यहाँ ट्राई आएगा, ट्राइसेकेराइड्स, फिर टेट्रासेकेराइड्स, ये सारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, शुगर में, जो कि स्वीट इन टेस्ट है, जो कि क्या है, क्रिस्टलाइन और पानी में घुलने वाले हैं, सॉल्युबल है। जबकि इसकी बात करती हूँ तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हुआ, ये अमॉर्फस होते हैं। अगर वो क्रिस्टलाइन है तो अमॉर्फस है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, अमॉर्फस वो होते हैं जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है ना। मोर ओवर स्टूडेंट्स, ये टेस्टलेस है जबकि वो स्वीट इन टेस्ट है। अब ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्वीट मोनोसेकेराइड को यील्ड करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस होने पर। तो ये आपके दो केसेस हो गए भी, आप कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स एंड नॉन शुगर्स में भी क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है जी। बस इतना ध्यान रखना भी, मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स शुगर है, जबकि पॉली शुगर्स नहीं है, वो नॉन शुगर्स है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टैबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, तो आप इसको पहले लिख लो ताकि किसी को इसमें कंफ्यूजन ना हो, है ना, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगी भी, तो टेंशन मत लेना, ये रिएक्शन अभी हम देखेंगे भी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट्स बारी आती है इसी को समझने की। तो बोथ मोनो एंड ओलिगो आर क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट, इसको शुगर बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड अमॉर्फस स्पेरिंगली सॉल्युबल है, टेस्टलेस है, ये नॉन शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन थी भी वो कितने प्रोडक्ट्स हमें देगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पे, तो वो मोनो, ओलिगो और पॉली में क्लासिफाई हुआ। उसके बाद शुगर्स एंड नॉन शुगर्स में हुआ, अब वो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में खुद को क्लासिफाई करता है। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, रिड्यूसिंग वो होते हैं विच कंटेन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग वो होते हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। जब आप टॉलेंस रिएजेंट और ऐसे फेलिंग सोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे तब हम इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए सिर्फ इतना लिख लो भी, हाँ, हम कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में भी क्लासिफाई करते हैं। फटाफट से स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए। आई होप सो आप सबने इसको लिख लिया होगा, है ना, बढ़िया बात है। चलो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं मोनोसेक्राइड्स में सबसे पहली कैटेगरी ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज के बारे में सबसे पहले हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं, तो आप सब वाकिफ है इससे, है ना, C6H12O6, ये क्या है मैम, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है, मतलब इसकी अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें कुछ भी ऑब्टेन नहीं होता है, तो दिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। दूसरी बात, ये मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड है, तो मैंने आपको बता ही दिया। इट इज नॉन एज डेक्सट्रोज बिकॉज इट अकर्स इन नेचर प्रिंसिपली एज द ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर। अब ये जो लाइन है ना, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर जब बताऊंगी ना, तो आप स्ट्रक्चर में देखोगे, वहां पर जब मैं ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करूंगी ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, डी पॉजिटिव ग्लूकोज, मैं ऐसे लिखूंगी इसके स्ट्रक्चर के नीचे। तो उसमें जो ये मैं पॉजिटिव लिखूंगी ना, ये जो पॉजिटिव है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है। ये क्या है, ये एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी ये होता है बी, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को क्या करे, किस में कन्वर्ट कर दे, किस डायरेक्शन में अलाइन कर दे, राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दे। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में अगर उसको कर देना, रोटेट करवा दे, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा दे, तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अगर वो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराते हो, तो लेवियोरोटेटरी है, जो कि फ्रक्टोज में होता है। तो पॉजिटिव सिंबल जो मैं यहाँ लिखूंगी, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए लिखूंगी, जो कि ग्लूकोज है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है भी, इसको हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपली अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर है, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है। अच्छा, अब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है,
ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये रिड्यूस करेगा फेलिंग सोल्यूशन को भी और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को भी। मोर ओवर अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हीट करते हो तो एक्वस सोल्यूशन जो ग्लूकोज का है ना वो ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसको डेक्सट्रोज कहते हैं। ग्रेप्स में मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, और मैम हनी में मिलेगा, केन शुगर में मिलेगा, स्टार्च में, सेलुलोज में, इन सब में आपको ग्लूकोज देखने को मिलता है। अब रही बात मैम इसके प्रिपरेशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन तो भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट, और दो ही मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। प्रिपरेशन के दो ही मेथड है, सिंपल है। पहला है बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। सिंपल सी बात है, जब आपने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाई, क्या किया मैम आपने, पहला मेथड है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको ग्लूकोज मिलता है और साथ में आपको फ्रक्टोज भी मिलता है। आपको ग्लूकोज मिलता है जी और फ्रक्टोज भी मिलता है। तो ये पहली रिएक्शन है, इसको हमेशा इसके फॉर्मूला के साथ लिखो C12H22O11 कि जब आपने हाइड्रोलिसिस करवाई, जब आपने हाइड्रोलिसिस कराई तो C6H12O6 यानी कि मैम ग्लूकोज मिला, और C6H12O6 यानी कि मैम फ्रक्टोज भी हमें ऑब्टेन हुआ। तो ये पहला मेथड हुआ सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाने पे, ठीक है जी। और आपको मैं एक और चीज यहाँ पर खास बात बता दूं कि ये डाइल्यूट आपको HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है बाय एंजाइमेटिक एक्शन ओवर स्टार्च। स्टार्च की हेल्प से भी आप बना सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है स्टार्च का, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 की पावर n। अभी आपने देखा होगा कुछ ऐसा, अभी मैंने आपको पिछली एक रिएक्शन बोली थी ना, अभी आने वाली है बताती हूँ, कहा था कि नहीं कहा था। तो ये भी H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, ये भी H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, 393 केल्विन पर होती है, और यहाँ से आपको n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं C6H12O6, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सिलेबस में है स्टूडेंट्स। पहला आपका ये वाला हो गया सुक्रोज से, और दूसरा आपका हो गया जी स्टार्च से। दूसरा क्या है, स्टार्च से। ये दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जो कि आपको करने याद सिर्फ दो ही है, और पहला तो मेरे को लगता है आपको वैसे ही हो गया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर अगर मैं आती हूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे गौर देते हैं। ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, बट याद करने की जरूरत नहीं है। रेडिली सॉल्युबल है क्योंकि भाई अभी बताया था ये शुगर कैटेगरी में फॉल करता है। मोनोसेक्राइड्स जो रेडिली सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, ये हमने पढ़ा ही था है ना। सो इट इज स्वीट इन टेस्ट एंड ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है जी। ग्लूकोज शो म्यूटा रोटेशन, ये म्यूटा रोटेशन भी दिखाता है, ठीक है जी। ये आपकी कुछ कुछ बातें हो गई भाई ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। चलो अब ना स्ट्रक्चर की बात आती है। तो मैम अभी तक हमें पता था C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब अगर मुझे इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में ड्रॉ करना आ जाए तो मैं कैसे करूंगी। तो पहली बात तो बेसिक है, आपको ना इसको इस तरीके से लिखना आना चाहिए। कैसे लिखना है, 6 कार्बन है ना, तो पहले आपको पता है ये क्या है, ये क्या है मैम, एल्डोहेक्सोज है। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि 6 कार्बन है ना, तो ये एल्डोहेक्सोज है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको ऊपर ऊपर लिख दो CHO। अब उसके बाद क्या है, देखो हेक्सोज का मतलब 6 होना, तो क्या करो नेक्स्ट जो 4 कार्बन है ना उसको इस तरह से लिख दो CHOH4, और लास्ट में CH2OH को सेपरेटली लिख दो। तो ये आपका सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है जो आपने लिखा है। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, CHO को ऐसे ओपन करके लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे CHOH4 CH2OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैंने सिर्फ इस एल्डिहाइड को ओपन करके लिख दिया, लिखा जा सकता है मैम। क्लियर है, क्लियर है। अभी ये जो वर्ड नीचे लिखा है हैप्पी, मैं इस पे आऊंगी, पहले बताओ इतना क्लियर है। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कर लिया इस तरीके से रिप्रेजेंट, हाँ जी मैम, कर लिया, हाँ जी मैम। अच्छा, अब मैं ना आपको कुछ रिएक्शंस बताती हूँ, आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीबॉडी।
रुकिए, चलो अब देखना, मैं आपको एक एक रिएक्शन बताती जाती हूँ और फिर इसका हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया। कैसे? सबसे पहले जो चीज एक्सपेरिमेंटली देखी गई वो क्या देखी गई भी, अब अपने स्ट्रक्चर बताना है, ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, आपने वो सब बताना है। तो ग्लूकोज की जब आपने प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कराई HI के साथ तो आपको N हेक्सेन मिला। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आप पहले सबसे पहली रिएक्शन में, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डाटा में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से है मैम। तो मैम ये इस तरीके से है, हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको HI के साथ हीट किया। जब उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको हीट किया तो यहां से उनको क्या मिला, N हेक्सेन, यानी कि CH3 CH2 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 CH3। इससे क्या स्टेट होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया अभी HI के साथ रिएक्शन कराई, इससे वो प्रूफ करता है भी टोटल 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये इस चीज को कंफर्म करता है भी टोटल 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इस एक्सपेरिमेंट से। अब बारी आती है भी भाई सेकंड एक्सपेरिमेंट से क्या बताया गया, क्या था मैम सेकंड एक्सपीरियंस? देखो फर्स्ट में यही है, ग्लूकोज इन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI गिव्स N हेक्सेन, इट सजेस्ट दैट लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑल 6 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज, भी ग्लूकोज में लीनियरली वो अरेंज्ड है और 6 कार्बन एटम्स है। दूसरा उसने बोला जब वो NH2OH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मोनो ऑक्साइम मिलता है, किसके साथ, NH2OH। दिखाऊं कैसे, आइए। तो अब फिर से इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये CHOH4 है, यहाँ पे लिखा है CH2OH। इसकी रिएक्शन अब आपने करवाई NH2OH के साथ। क्या NH2OH को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, और जब आपने रिएक्शन कराई तो ऑक्साइम बनेगा। कैसे, यहां से स्टूडेंट्स देखना, ये वाटर निकल जाएगा, ये H2O यहां से निकल जाएगा और ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड हो जाएगा। तो जब वाटर निकलेगा तो ये ऐसे था, अब यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज है, वाटर निकला तो इसके साथ कौन जुड़ा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा OH। बाकी सब एज इट इज रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो यहां से ये किसकी प्रोडक्शन हो गई मैम, ऑक्साइम की प्रोडक्शन हो गई। किसकी प्रोडक्शन हो गई मैम, ऑक्साइम की प्रोडक्शन हो गई। अब हमें ये क्या स्टेट करता है, हमें ये स्टेट करता है भी यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये रिएक्शन हमें ये स्टेट करती है मैम कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। पहली रिएक्शन ने मैम हमें ये बताया भी 6 कार्बन एटम्स है, दूसरी रिएक्शन ने मैम हमें ये बताया भी यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तभी इसने अपने आप को ऑक्साइन में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये सेकेंड रिएक्शन हो गई, इसको भी लिख लो। ये आपकी यहाँ से क्या होगी मैम, सेकेंड रिएक्शन हो जाएगी, सेकेंड टाइप की रिएक्शन वाली कैटेगरी में ये फॉल कर जाएगा। बढ़िया बात है, चलो आगे देखना ध्यान से। इतना हो गया, ठीक है। अब एक और कार्बोनाइल ग्रुप को ही एक चीज और ने कंफर्म किया, वो क्या है भी, अगर आप इसको HCN से रिएक्ट कराते हो तो साइनोहाइड्रन आएगा। तो दो रिएक्शंस की हेल्प से इसने प्रूफ किया, पहले उसने NH2OH के साथ किया जिसने उससे ऑक्साइम बनाया, दूसरा उसने HCN के साथ ही रिएक्शन कराई। किसके साथ, HCN के साथ। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ये CHOH4 है, ये हमने ग्लूकोज को अरेंज किया है, और ये CH2OH है। अब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई मैम, HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन साइनाइड। अब HCN में आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और CN पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन, कार्बन पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस है, तब क्या होगा, ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव पे जाएगा, है ना, और ये नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा। 5 बॉन्ड नहीं होंगे तो ऐसे ब्रेक होता है ना, पहले CN नेगेटिव C पॉजिटिव पे जाएगा, 5 बॉन्ड नहीं बनाता तो O पे टूटेगा और ये H पॉजिटिव वहां गया, तो यहाँ से क्या आएगा, C पे क्या लग गया मैम, CN, यहाँ क्या आएगा O के साथ H, यहाँ एक H पहले से था, यहाँ क्या है CHOH का 4 है, और फिर क्या है CH2OH है। तो ये क्या बन गया, यहाँ से ये साइनोहाइड्रिन की प्रोडक्शन हो, क्या हो गई, साइनोहाइड्रिन की।
तो ये रिएक्शन भी ये बताती है बी इट कंटेन्स, ये रिएक्शन भी एक्सप्लेन करती है बी इट कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप, भी भाई ये कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन करता है, ये रिएक्शन भी ये एक्सप्लेन करती है। क्लियर हो गया? ठीक है, सेकंड रिएक्शन क्लियर होगी ना, NH2OH के साथ करोगे ऑक्साइन मिलेगा, HCN के साथ करोगे आपको साइनोहाइड्रल मिलेगा। अब आपने कार्बोनिल ग्रुप तो बता दिया, आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कौन सा है ये ढूंढना है। तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, अब हम इसकी रिएक्शन ना देखो, अब नेक्स्ट रिएक्शन और भी है, तुम और भी रिएक्शंस ले सकते हो। जैसे कि रिएक्शन अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हो, ठीक है, तो आपको मिल जाता है, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। कैसे, ये भी बताती हूँ, देखो। अब ना थर्ड रिएक्शन है भी भाई, उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है ये बताना है। तो थर्ड रिएक्शन में फिर से वही बात, ये हमारा एल्डिहाइड है, यहाँ है CHOH का 4, इधर लिखा है CH2OH। अगर आप इसकी रिएक्शन अब ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हो, तो ध्यान रखना क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। तो ये क्या सिद्ध करती है ये रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन क्या बताती है, इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या एक्सप्लेन करती है मैम बी, ये क्या कंटेन कर रहा है, एक एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन करती है। क्लियर हुई कहानी, ये चीज हमें ये एक्सप्लेन करती है। क्या ये कहानी सभी को क्लियर हुई? ठीक है, तो ये हमारी थर्ड रिएक्शन बताता है which converts into gluconic acid. This indicates carbonyl group present is an aldehyde group. Next, अब और वो बोलता है, अब हमें देखो, हमने ये देख लिया अभी 6 कार्बन आटम्स है, हमने ये देख लिया अभी उसमें C डबल बॉन्ड ग्रुप O ग्रुप है, हमने देख लिया एल्डिहाइड है, कितने OH है कैसे ढूंढेंगे, हमने पॉलीहाइड्रोक्सी बोला था, कितने हैं कैसे ढूंढेंगे, तो उसका हम एसिटाइलेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन। तो अब आती है फोर्थ रिएक्शन, ये आपका ग्लूकोज है, और अब हम इसका क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन, यानी कि एसिडिक एनहाइड्राइड में रिएक्शन होगी, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, और ये ग्रुप जो है ना वहां जाके जुड़ जाएगा OH की जगह पे। कहाँ जाके जुड़ेगा, OH की जगह पे। तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ कोई OH नहीं है। अब यहाँ क्या था, CHOH था, तो इसकी जगह पे आएगा O C डबल बॉन्ड O CH3। कितनी टाइम था, ये 4 बार ही था। नीचे क्या है, CH2OH था, तो OH की जगह पे आएगा O C डबल बॉन्ड O CH3। तो कितने OH को इसने रिप्लेस किया, 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 5, यानी कि इट एक्सप्लेन्स, इट शोज टोटल 5 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में इसने ये भी बता दिया भी 5 OH ग्रुप्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया, 6 कार्बन एटम्स क्लियर कर दिया, कार्बोनिल ग्रुप क्लियर कर दिया, एल्डिहाइड ग्रुप क्लियर कर दिया, और अब 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, उसने ये भी सिद्ध कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखो, acetylation of glucose with acetic acid gives glucose pentacetate, hence glucose molecule contain 5 OH group। ये सेम बार लिखा है, ठीक है, सेम लिखा है। लास्ट रिएक्शन में चाहती हूँ आप लोग खुद से लिखें। लास्ट रिएक्शन ये सिद्ध करती है उसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब उसमें 1 डिग्री अल्कोहल सब प्रेजेंट है, सब 1 डिग्री अल्कोहल है, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ये रिएक्शन आपने नाइट्रिक एसिड के साथ करानी है, देखते हैं कौन बता पाता है। ठीक है जी, कौन इसका जवाब मुझे दे पाता है। रिएक्शन लिखी है आप, मतलब ये इक्वेशन रखी है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखी है आपने, रिएक्शन खुद से लिख के दिखानी है। इनको लिख लीजिए, और सबकी रिएक्शंस मैंने करवा दी है। लास्ट वाली मैं चाहती हूँ आप खुद से सोचे, लास्ट वाली मैं चाहती हूँ आप खुद से सोचे, इसको फटाफट से लिख लो सभी। अब स्टूडेंट्स हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। डन है, हो गया, चलो जी, डन है, हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, डन है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, और भी 2 रिएक्शंस है जो कि आपको पता होना चाहिए, मैं रीड कर देती हूँ। ग्लूकोज रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट टू मेटालिक सिल्वर एंड आल्सो रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। मैंने बोला था ना रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब ना मैं एक बात बताती हूँ, आपको याद होगा हमने जितने चैप्टर पीछे पढ़े हैं उसमें अभी टेस्ट हमारा पेंडिंग है, तो इसकी एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगी जिसमें मैं रिएजेंट्स और कंप्लीटली सारे टेस्ट के ऊपर सब एक वीडियो डालूंगी जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये रिएक्शन ये बताती है कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप है। एक और रिएक्शन है भी डी ग्लूकोज जो है वो फिनाइल हाइड्रोजिन की रिएक्शन में अगर करता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो डाईहाइड्रोजोन बनाता है जिसको हम ओजाजोन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो और रिएक्शन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स बारी आती है हमारी किसकी, ओपन चेन स्ट्रक्चर की, ग्लूकोज की। ओपन और साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओपन और साइक्लिक स्ट्रक्चर की स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करते हैं, तो ध्यान से देखना। आप इसको ना इस तरीके से अब ओपन करके लिखोगे। अभी तक आप इसको ऐसे लिखते थे ना, CHOH4 CH2OH। इसको आप और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आइए देखते हैं। देखो एल्डिहाइड ग्रुप तो ऐसे ही रहने दो। अब CHOH4 को ना ऐसे लिखेंगे हम, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 है नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये जो है ना ये कार्बन है, ये जो है ना कार्बन है, तो आई एम नॉट शोइंग इट, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। उसके बाद एंड में क्या है, CH2OH। तो एंड में क्या लिख दोगे, CH2OH लिख दो। ठीक है, अब यहाँ CHOH था, C को तो रिप्रेजेंट कर दिया, क्या बचा, H और OH बचा। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले केस में HOH आएगा, फिर आएगा OHH, और फिर दोनों में HOH HOH। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये क्या है जी, ये है डी पॉजिटिव ओज। अब मैंने पॉजिटिव क्यों बोला था, आपको बता दिया था मैंने। पॉजिटिव क्यों बोला था मैम, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये PPL को, प्लेन पॉलराइज राइट को, राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छा, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान देना। यहां से नीचे से आपको सबसे पहला कायरल कार्बन कौन सा दिखता है, कायरल कार्बन वो होगा जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स कंटेन करता है। मैम ये तो 2 हाइड्रोजन करता है, ये नहीं है, लेकिन ये जरूर है, एक OH ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक A ग्रुप और एक बड़ा सा ग्रुप। तो नीचे वाले जो कायरल कार्बन है, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, आपको पता है, इस पे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, आप लोग चीजों को ध्यान से सुनना। होगा क्या, ये नेगेटिव इस कार्बन पे जाएगा तो ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये इधर टूटेगा, और ये पॉजिटिव ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाएगा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो कैसे बनेगी अरेंजमेंट। अब देखना है कैसे हम बनाएंगे। तो अब कार्बन का ऑक्सीजन एक बार अभी मत शो करो, इनमें सिंगल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे कौन जाके जुड़ गया, ये H पॉजिटिव, तो OH आ गया। ये H मैम पहले से था। ठीक है, इस ऑक्सीजन को भी शो करूंगी, टेंशन मत लो। आगे देखना क्या है, आगे फिर से वही सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और लास्ट में मैम आएगा CH2OH, है ना। अब यहाँ पे क्या है मैम, यहाँ है मैम HOH, यहाँ क्या है मैम OHH, यहाँ क्या है मैम HOH, यहाँ क्या है मैम H। लेकिन इसका H तो चला गया, लेकिन इसका O अभी भी पेंडिंग है। ये O इधर भी कनेक्टेड है, इधर इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, समझे, इसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, एल से लिखोगे। और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे मैम इसको अल्फा क्यों बोला, इसको अल्फा क्यों बोला, अल्फा इसलिए बोला क्योंकि पहले कार्बन पे OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए से अल्फा स्ट्रक्चर बोला। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं बीटा स्ट्रक्चर भी बना रही हूँ, जब OH ग्रुप आप इस तरफ कर दोगे बीटा हो जाएगा, OH कार्बन H के बाद H OH OH H H OH H O ऐसे कनेक्टेड है, और लास्ट में CH2। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। बीटा क्यों है, क्योंकि इस बार OH जो पहले कार्बन का है वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड होगा तो अल्फा स्ट्रक्चर है, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो वो बीटा स्ट्रक्चर है। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हो गए। अब मैं आपको ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हो गए, अब मैं आपको क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवाती हूँ। पहले इसको लिख लो, लिख लिया। अब मैं आपको इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कराऊंगी, ध्यान से देखना। अब मैं आपको इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कराती हूँ, ध्यान से देखना। तो मैंने अभी यहाँ पे ऐसे लिखा है HOH OH H H OH H CH2OH। अब जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो ये पायरेनोज से मिलते हैं, किससे, पायरेनोज से। ठीक है जी, जब पायरेनोज से मिलते हैं तो पायरेनोज कुछ ऐसा होता है, ये पायरेनोज है। ठीक है, इसको ऐसे इतना लिख लो। अब देखना कैसे बनाना है।
अब आप हमेशा ध्यान रखना, जो चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है वो जाएगी टॉप पे, जो राइट हैंड साइड पे चीज है वो जाएगी बॉटम पे। ग्रुप की बात कर रही हूँ। कैसे, देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, पहले कार्बन पे चलते हैं। ये हाइड्रोजन लेफ्ट पे है तो टॉप पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये राइट पे है तो बॉटम पे आएगा। ये लेफ्ट पे टॉप पे आएगा, ये राइट पे सेकंड कार्बन बॉटम पे। ये कार्बन है, ठीक है। थर्ड OH लेफ्ट पे टॉप पे, हाइड्रोजन बॉटम पे। नेक्स्ट हाइड्रोजन टॉप पे, OH बॉटम पे। अब इस लास्ट कार्बन की बात करेंगे तो CH2OH हमेशा ऊपर आएगा, ध्यान रखना। और ये हाइड्रोजन बचा ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, नंबरिंग करूं तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ और सिक्स्थ है। फर्स्ट और फिफ्थ ऑक्सीजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन दोनों ऑक्सीजन लिंकेज से कनेक्टेड है। तो ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, और इसको हम बोलेंगे अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो। क्लियर हुआ। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बीटा का भी बना सकते हैं। आइए ऐसे ही बीटा का भी ड्रॉ कर लेते हैं। बीटा में OH इस साइड पे होगा, H OH OH H H OH H CH2। अब ये भी इस प्रकार से ऐसे लिंक्ड होगा, ठीक है। अब देखते जाओ, लेफ्ट वाले को हमने टॉप पे रखना है, राइट वाले को बॉटम पे। लेफ्ट को टॉप पे, राइट 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 को बॉटम पे। फिर CH2OH को टॉप पे और राइट को बॉटम। तो ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरानोज हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये था सारा ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में मैम, ग्लूकोज के बारे में। अब हम फ्रक्टोज के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसके बारे में प्रोसीड करेंगे, फ्रक्टोज के बारे में। तो पहले इसको लिख लो, सब लोग पहले इसको लिख लो। अब हम फ्रक्टोज के बारे में चलेंगे, ठीक है। यहाँ U आएगा, अब Y नहीं आएगा, ठीक है। फ्रक्टोज के बारे में चलते हैं स्टूडेंट्स। फ्रक्टोज की बात करती हूँ तो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैम C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज का भी सेम होता है, बस फर्क ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। फ्रक्टोज ना कंबाइंड एज वेल एज फ्री स्टेट दोनों में अकर करता है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये शुगर्स हैं, आपको मैंने बताया था, ये भी क्रिस्टलाइन है, ये भी पानी में घुल जाते हैं क्योंकि मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज इज नेम्ड एज फ्रूट शुगर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन हनी में मिलता है आपको, और मोस्ट स्वीट फ्रूट्स में मिलता है फ्री स्टेट में। इस वजह से ये स्वीटेस्ट मोनोसेकेराइड है, और ये केन शुगर में भी मिलता है और इन इंसुलिन इन कंबाइंड स्टेट। इसको हम अब यहाँ पे ना देखो, इसको हम लेव्यूज कहते हैं। लेव्यूज को क्योंकि ये लेव्यू रोटेटरी होता है। तो इसको जब भी आप लिखोगे ना, इसको नेगेटिव सिंबल से डिनोट करोगे, नेगेटिव सिंबल से डिनोट करोगे। तो इसको आप ऐसे लिखोगे डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ऐसे करके। नेगेटिव का मतलब ये लेव्यूरोटेटरी है। अब लेव्यूरोटेटरी क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को PPL को रोटेट कर देता है इन लेफ्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो लेव्यूरोटेटरी कहलाता है, उसके लिए नेगेटिव सिंबल से हम उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब रही बात स्टूडेंट्स फ्रक्टोज की प्रिपरेशन की। फ्रक्टोज की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। वही बात है अभी भाई, तुमने हाइड्रोलिसिस से कर सकते हो, बाय एंजाइमेटिक एक्शन ऑन सुक्रोज, सुक्रोज से कर सकते हो, केन शुगर से, सिंपल सी बात है, बना सकते हो। तो सेम ही रिएक्शन है जो दो बार यहाँ लिखी गई है, आप देख सकते हो। तो फ्रक्टोज ऑब्टेन हो जाते हैं, रिएक्शन हमने कई दफा यहाँ पे लिख ली है। अब इसकी अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, बट इनसॉल्युबल होता है ईथर, कीटोन और बेंजीन में, याद रखना। ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, वो ऐसा नहीं था। इट शोज म्यूटर रोटेशन लाइक ग्लूकोज, और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब ना इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका कुछ डिफरेंट है। ये फ्यूरेनोज से सिमिलर है,
वो पायरेनोज से सिमिलर था, ये फ्यूरेनोज से सिमिलर है, समझना। कीटोन के सबसे पहले फ्रक्टोज के पहले स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये क्या होता है, कीटोज होता है। ये क्या होता है, कीटोज। कीटोज मतलब कीटोनिक ग्रुप होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद इसकी चेन स्टार्ट होती है। उसमें सीधा होती थी, इसमें इसके बाद होती है, और लास्ट में CH2OH होता है। क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे सीधा आप OHH से स्टार्ट करोगे। पिछले केस में HOH होता है, लेकिन यहाँ कीटोनिक ग्रुप होने की वजह से हमें दोनों तरफ R की चेन चाहिए, तो इस हिसाब से हम थर्ड कार्बन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, HOH HOH। अब फिर से वही बात, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे ध्यान दोगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। एक सेकेंड, इसको दोबारा से लिख देती हूँ। हाँ, ये पॉजिटिव है, सॉरी, ये नेगेटिव इस पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा देखो यहाँ पे, CH2OH कार्बन, अब सिंगल बॉन्ड O पे कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, O नेगेटिव H पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद की कहानी देखो, मैंने इसको इस तरफ लिख दिया CH2OH को, ठीक है। इसके बाद की कहानी क्या है मैम, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ पर अब H है, लेकिन इन दोनों का ऑक्सीजन क्या है, इन कॉमन है, और लास्ट में क्या है, CH2OH है। लास्ट में क्या है, CH2OH है। तो ये क्या होगा, ये अब देखा जाए अल्फा फॉर्म है, क्यों, क्योंकि OH क्या है, राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। अब ये भी D फॉर्म है, लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि ये लेव्यू रोटेटरी है, और फिर फ्रक्टोज आ जाएगा। ऐसे इसका बीटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो बीटा स्ट्रक्चर में OH इस साइड आ जाएगा, बस इतना फर्क है, फिर कार्बन, फिर CH2OH आ गया, है ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी OH है, H है, फिर H है, फिर OH है, उसके बाद H है, ऑक्सीजन इन दोनों में इन कॉमन है, और एट लास्ट यहाँ पे क्या है मैम, CH2OH है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है मैम, ये है मैम बीटा D नेगेटिव फ्रक्टोज, बीटा D नेगेटिव फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। आप ना वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिख लो, ठीक है, लिख लिया। चलो अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। आइए इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। आइए इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने बोला पिछले वाला जो है वो पायरेनोज से सिमिलर था, ये वाला फ्यूरेनोज से सिमिलर है, तो फ्यूरेनोज ऐसा दिखता है, ठीक है। कहानी फिर से वही रहेगी मैम, जो लेफ्ट वाली चीज है वो टॉप पे आएगा, मतलब लेफ्ट वाला ग्रुप, और जो राइट वाला ग्रुप है ना वो कहाँ आएगा मैम, बॉटम पे आएगा। राइट वाला कहाँ आएगा मैम, बॉटम पे आएगा। अब देखना, ये राइट, ये लेफ्ट, लेफ्ट वाला टॉप पे है CH2OH, राइट वाला OH बॉटम पे, लेफ्ट वाला OH टॉप पे, राइट वाला H बॉटम पे, लेफ्ट वाला H टॉप पे, राइट वाला OH बॉटम पे। अब यहाँ पे टॉप पे CH2OH आएगा एज यूजुअल, और हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इनकी नंबरिंग अगर आप करके देखो तो ये फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ होगा। तो आप देखोगे तो सेकंड और फिफ्थ कनेक्टेड है O से, सेकंड और फिफ्थ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ये होगा अल्फा D नेगेटिव फ्यूरेनोज, कीटोफ्यूरेनोज, या फ्रक्टोज फ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है, फ्यूरेनोज, ठीक है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज हो जाएगा। इसको लिख लो, या कीटोफ्यूरेनोज भी कह सकते हो। क्लियर हो गया। बीटा वाला स्ट्रक्चर तो अब आप खुद से ड्रॉ कर लोगे, बीटा वाला स्ट्रक्चर तो सभी लोग खुद से ड्रॉ कर लेंगे, मुझे नहीं लगता मुझे करने की जरूरत है, उसको कर लेंगे, बढ़िया बढ़िया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आते हैं डायासेकेराइड्स। कौन आते हैं मैम, डायासेकेराइड्स। डायासेकेराइड्स क्या होता है, हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ लिया है। डायासेकेराइड्स क्या होते हैं मैम, जो हाइड्रोलिसिस करने पे हमें 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट देते हैं, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पहला हम इसमें पढ़ रहे हैं सुक्रोज, जिसको हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं, फ्रक्टोज को। इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं मैम, सुक्रोज को। फॉर्मूला आपको पता है C12H22O11 है। सुक्रोज होता क्या है, ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि पानी में क्या है मैम, सॉल्युबल है, पानी में इजीली घुल जाता है।
अगर आप इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट कर दोगे तो ये एक ब्राउन सब्सटेंस बना देगा जिसको हम कैरामल कहते हैं, ठीक है जी। साथ ही साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेसिकली, अगर आप इसमें देखोगे तो प्योर कार्बन, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब इस इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, म्यूटा रोटेशन की वैल्यू क्या क्या आएगी, इस पे क्वेश्चन नहीं आता। ये रिएक्शन आप सबको अच्छे से पता है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करी डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है मैम, अलग अलग प्रेजेंट है ना। अच्छा, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब वो कहता है यहाँ पर सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरी बात, जो डी नेगेटिव फ्रक्टोज है इसकी ग्रेटर स्पेसिफिक रोटेशन होती है डी नेगेटिव ग्लूकोज से, जिसकी वजह से मिक्सचर एक लेव्यू रोटेटरी मिलता है, तभी नेगेटिव है ना। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज नॉन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और मिक्सचर को हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो ये उसके नेम के बारे में उसने आपको बता दिया है। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं माल्टोज के बारे में। तो सुक्रोज के पहले स्ट्रक्चर बता देती हूं मैं, तभी माल्टोज पे चलेंगे, है ना। सुक्रोज का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो सुक्रोज, ग्लूकोज और सुक्रोज बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसका ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ OH, यहाँ H, ऐसे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे OH H। आप अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हो डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल है। तो मैं यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले ओपन स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगी ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ऐसे हो गया। अब लेफ्ट वाला टॉप पे, राइट वाला बॉटम पे, 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 और यहाँ पे सीधा CH2OH और H आएगा, ठीक है। अब बीटा डी फ्रक्टोज की बात करते हैं। तो बीटा फॉर्म में इधर CH2OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। अब यहाँ पे सीधा OH आएगा, H आएगा, H आएगा, OH आएगा, H आएगा, और ये ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ CH2OH आएगा, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट वाला टॉप पे, राइट वाला बॉटम पे, लेफ्ट वाला टॉप पे, राइट वाला बॉटम पे, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, यहाँ CH2OH है, यहाँ H है। इतना करने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सुक्रोज को बनाना है ना, सुक्रोज को बनाना है तो अल्फा टी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में अल्फा टी ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का फोर्थ कार्बन की लिंकेज होगी। तो यहाँ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है, जो कि भाई इम्पॉसिबल है। ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो बिल्कुल सही नहीं है, सॉरी C4 नहीं आएगा, यहाँ C2 आएगा, सॉरी सॉरी, इसे सही करो, C2। तो इसके सेकंड कार्बन के साथ लिंकेज है, सेकंड कार्बन इधर है और इसका फर्स्ट कार्बन ये रहा, तो ये तो उल्टे पड़ गए ना। तो इसको आप रोटेट करोगे भी सेकंड इधर आ जाए, कैसे आएगा, रोटेट करने में ये ग्रुप इधर जाएगा और ये वाला ग्रुप इधर टॉप पे जाएगा, ऐसे ये दो ग्रुप इधर आ जाएंगे। तो देखो रोटेट किया जब मैंने इसको 180 डिग्री, तो क्या हुआ, ये CH2OH यहाँ आ गया मैम, ये OH यहाँ आ गया मैम। अच्छा, ये CH2OH यहाँ आ जाएगा मैम, और ये H यहाँ आ जाएगा मैम। बाकी सब एज इट इज है, OH H H OH, ये रोटेट कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये पहला और ये दूसरा कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, ठीक है। ऐसे ही इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ग्लूकोज को, ग्लूकोज को हमने क्या किया मैम, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है मैम, वाटर रिमूव करना है इसके फर्स्ट कार्बन से और इसके सेकंड कार्बन से। तो कैसे होगा, इसका अगर आपने वाटर रिमूव किया तो ये H2 रिमूव हो गया, है ना। और ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे, इस ऑक्सीजन लिंकेज से। यहाँ पे काम और कर सकते हो, आपने वाटर रिमूव करना है H2O, आप इसको ऐसे रिमूव कर दो। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हो गए, ऑक्सीजन से लिंक्ड हो गए। कैसी लिंकेज है इन दोनों में, जैसे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन इन कॉमन हो गया ये वाला, है ना, और ये इससे ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे
देख रहे हो? तो ये जो लिंकेज है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। कैसी लिंकेज होगी यहाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया जी, सुक्रोज का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया, सुक्रोज का हो गया। समझ आ गई? ध्यान क्या रखना है, आपने अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन बीटा डी फ्रक्टोज के C2 कार्बन से लिंक किया है, ठीक है। इसको ड्रॉ करो फटाफट से। ये हमारा पहला डायसैकेराइड हो गया, ठीक है। चलो अब आता है नेक्स्ट हमारा कौन सा मैम, माल्टोज का। नेक्स्ट क्या आता है, माल्टोज का आता है। माल्टोज तो भाई और भी इजी है। माल्टोज मैं बताती हूँ कैसे बनता है। माल्टोज बनेगा, आपने ये माल्टोज की जब हाइड्रोलिसिस कराते हो ना, तो ये 2 ग्लूकोज यूनिट से बनता है। दोनों ही आपने अल्फा डी बनानी है और C1, एक के C1 को दूसरे के C4 से लिंक कर देना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। इसके अलावा माल्टोज इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ माल्ट विच कंटेन्स द एंजाइम डायस्टेस ऑन स्टार्च, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं, बट ठीक है, अगर आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना चाहते हो तो जो लिख सकते हो। ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये ऑक्साइम और रोजाजोन बनाता है और ये भी म्यूटा रोटेशन कर सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ इसके स्ट्रक्चर की, माल्टोज के स्ट्रक्चर की, तो मैंने बोला अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है आपने, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है आपने। ठीक है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज बनाओगे आप ऐसे, तो थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ठीक है, अब आप सब पे लेफ्ट वाला, सॉरी लेफ्ट टॉप पे राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, यहाँ पे आएगा CH2OH, यहाँ आएगा H, ऐसे यहाँ पे सेम हो जाएगा HOH HOH OH H HOH CH2OH H। करना क्या है, इसके फर्स्ट कार्बन को फोर्थ से लिंक करना है। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, फोर्थ है, ये 1 है, तो इसके फर्स्ट को फोर्थ से लिंक किया, H2O निकाला, इनमें क्या होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे, तो ये हमारा क्या बन गया, माल्टोज बन गया। HOH HOH OH H CH2OH H, यहाँ है H, यहाँ भी है एक H, HOH OH H HOH CH2OH और H। तो ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और ये माल्टोज है। कैसे बना, आपने 2 अल्फा डी ग्लूकोज लिए, C1 को आपने C4 से जोड़ दिया, C1 को C4 से लिंक कर दिया। इतना ड्रॉ कर लो फटाफट से स्टूडेंट्स, इतना ड्रॉ कर लो फटाफट से। अब आता है लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है पहले मैं बता दूं, ये भी डायसैकेराइड है। ये बनता है बीटा डी ग्लूकोज से और बीटा डी गैलेक्टोज से, ठीक है, इनसे मिलके बनता है। ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ये आपको समझना होगा, बीटा फॉर्म से बनता है, ठीक है। और ये लैक्टोज अकर करता है इन द मिल्क ऑफ ऑल एनिमल्स, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, पॉजिटिव लगता है। हाइड्रोलाइज बाय डाइल्यूट एसिड और एंजाइम लैक्टोज से, रिड्यूसिंग पर शुगर है। मैम ग्लूकोज तो पता है, मैम गैलेक्टोज क्या होता है, तो गैलेक्टोज बेसिकली इज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज एक C4 एपीमर होता है, किसका, ग्लूकोज का। आ जाओ देखो, एपीमर्स के बारे में पढ़ते हैं कैसे होता है, मतलब जो कार्बन फोर्थ है ना उस पर पोजीशन बदल देनी है OH हाइड्रोजन के, ऐसे
तो diastereomers with more than one stereo center that differ in the configuration about one stereo center is epimer. स्टीरियो सेंटर मतलब जिसपे 4 अलग ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, C4 एपिमर्स है जो मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये सारे एपिमर्स के पूरे एग्जांपल लिखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे एपिमर्स हैं ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। तो अगर आप पहले ग्लूकोज बना लो सॉरी जैसे मैं अल्फा फॉर्म अभी बना रही हूँ, जैसे मान लो ऐसा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, बस आपने ना ये 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे इसका OH यहाँ चले जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो गैलेक्टोज बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा मैम, गैलेक्टोज बन जाएगा। तो गैलेक्टोज में यहाँ पे अब OH आ गया, ये क्या हो गया, OH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, तो ये एक दूसरे के C4 एपिमर्स हो जाएंगे, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इनको ज्वाइन करोगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो आपको क्या मिलेगा, लैक्टोज मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बारी आती है नेक्स्ट की, जो कि है पॉलीसेकेराइड्स। क्या आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, जिसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बहुत ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलते हैं। स्टार्च इसका वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है। स्टार्च इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट। इट एग्जिस्ट एक्सक्लूसिवली प्लांट्स में, स्टोर्ड इन सीड्स, रूट्स, इन सब में। फाइबर्स एज अ फूड रिजर्वॉयर। स्टार्च ना दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन होता है। ये वाटर सॉल्युबल होगा, ये वाटर इनसॉल्युबल होगा, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। अमाइलोज कैसे बनता है, C1 और C4 की लिंकेज से बनता है। अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 की तो लिंकेज होती है, C1 C6 की भी लिंकेज पाई जाती है। तो आपको इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको लिंकेजेस ही तो याद रखनी है। और याद क्या करना है, लिंकेजेस ही तो याद करनी है। अगर मैं बोलूं तो अमाइलोज एक अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये अनब्रांच्ड है। और अमाइलोपेक्टिन की करती हूँ बात तो ये ब्रांच्ड है, ठीक है। स्टार्च कंटेंट की बात करूं तो इसमें 20% स्टार्च होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में 80% स्टार्च होता है। बोथ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आर कंपोज्ड ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स। इसमें C1 C4 की लिंकेज होगी, इसमें C1 C4 और C1 C6 की लिंकेज होगी, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो जी। अब इसके बाद अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन का उन्होंने इन डिटेल भी दिया है पढ़ने के लिए। अमाइलोज मैंने ऑलरेडी बता दिया, अभी डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, C1 के बीच में होती है और C4 के बीच में होती है। जबकि अमाइलोपेक्टिन में किन के बीच में होती है, C1 C4 के बीच में होती है। मोर ओवर दीज चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय 1,6 लिंकेज भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। क्लियर हुआ, अच्छा। अब मैम बारी आती है किसकी, सेलुलोज की। किसकी बारी आती है, सेलुलोज की। सेलुलोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन शुगर है। क्यों नॉन शुगर है, मैंने बताया था पॉलीसेकेराइड्स नॉन शुगर है। शुगर्स में कौन से आते थे, मोनोसेकेराइड्स और ओलिगो आते थे। तो सेलुलोज, अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल है ट्रीज का, अदर प्लांट्स का। सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। वुड इज 50% सेलुलोज, वाइल कॉटन और वूल ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज से बने होते हैं। सेलुलोज कैसे बनता है, ये बीटा डी ग्लूकोज से बनता है और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। ठीक है मैम। इसके बाद आता है जी ग्लाइकोजन। क्या होता है, ह्यूमंस की बॉडी में, ठीक है, अगर ह्यूमंस की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। कल को ग्लूकोज की कमी पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन उस टाइम पे दे देता है इन केस, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है, ये ब्रांच्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, ठीक है। हेविली ब्रांच्ड होता है एज कम्पेयर टू स्टार्च। अमाइलोपेक्टिन भी ब्रांच था, ये भी ब्रांच है। ये लीवर में मिलता है, मसल्स में मिलता है, ब्रेन में मिलता है, यीस्ट में मिलता है, फंजाई में मिलता है। जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, एंजाइम्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें दे देते हैं। तो यही चीज मैंने आपको बताई, ये पूछा जाता है। एनिमल स्टार्च क्या होता है, एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन होता है, तो इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बारी आती है किसकी मैम, अब बारी आती है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स की। किसकी आती है, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स की। तो जब भी प्रोटीन्स की बात करते हैं, पहला हमेशा ध्यान में अमीनो एसिड्स ही आता है। क्या आता है मैम, अमीनो एसिड्स ही हमारे ध्यान में आता है। अमीनो एसिड्स का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं, सो दिस इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। हम हमेशा अमीनो एसिड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
है ना, जिसमें अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अमीनो एसिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप जिसमें है, हाँ जी, जिसमें क्या है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और ये बाई फंक्शनल है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप्स हम इसको अल्फा बीटा गामा, ठीक है, डेल्टा, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं, तो ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ भी सकते हो, जैसे ये कार्बन है, ये R ग्रुप है, मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ है COH ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट NH2 ग्रुप है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है, H को यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो COH ग्रुप। रुको मैं दोबारा बनाती हूँ। हर अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है, तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको। ये पहला अमीनो एसिड है, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया पहला, इसको COH को ऐसे ओपन करके लिख दूं, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे एक और अमीनो एसिड बनाते हैं, NH2 CRH C डबल बॉन्ड OH। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से H2O होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, ये H2O, यहाँ से वाटर निकलेगा, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक ऑक्सीजन, इसका एक हाइड्रोजन ले जाएंगे। जब ऐसा होगा वाटर निकलेगा तो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, NH2CRH C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ CR है, फिर H है, फिर C डबल बॉन्ड OH है। तो ये जो लिंकेज यहाँ बन रही है ना, ये जो लिंकेज है ना, ये जो लिंकेज है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो हर अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज से अटैच्ड होता है। वाटर रिमूव करोगे पेप्टाइड लिंकेज आ जाएगी। हर अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज से अटैच्ड होता है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हुई हुई अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन वो करते हैं, तो वो कहते हैं भी इनको हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में क्लासिफाई कर सकते हैं। मोर द नंबर ऑफ अमीनो एसिड मेक इट बेसिक एंड मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसको एसिडिक बनाते हैं, और अगर दोनों के इक्वल होते हैं ग्रुप्स प्रेजेंट तो वो उसे न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। अब अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो वो कहता है ग्लाइसीन को छोड़ करके जितने भी नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है जी। एल अमाइन एसिड्स जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं NH2 ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड लिखकर। जब मैंने अभी बात की थी ना RCOH NH2H, तो जब NH2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे L बन जाएगा ग्रुप वो वाला, ठीक है, नहीं तो वो दूसरी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से होता है, दो फॉर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक बात आती है ज्विटर आयन की। अब नाउ व्हाट इज अ ज्विटर आयन, वो ये बोलता है भी ज्विटर आयन क्या होता है, एक्चुअल सेंस में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है COH ग्रुप से और बेसिडिक प्रॉपर्टी होती है NH2 ग्रुप से, क्योंकि ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं, एक ज्विटर आयन की फॉर्म में अपने आप को ये एग्जिस्ट करवा सकता है। ठीक है, ज्विटर आयन क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक एंड अ बेसिक ग्रुप, क्योंकि NH2COH दोनों प्रेजेंट है, एसिडिक बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है सेम मॉलिक्यूल में, तो बहुत ज्यादा अमीनो एसिड न्यूट्रल होते हैं और अपने आप को एक डायपोलर या ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिसके कारण प्रोटॉन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का COH का जो H है वो चला जाता है। ठीक है, हैज बीन ट्रांसफर टू द अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप पे चला जाता है। मतलब ये ऐसा है ना, तो ये CO नेगेटिव हो जाता है, इसको ऐसे लिख लो, और इस पे एक H पॉजिटिव आ जाता है, तो ये ज्विटर आयन बन जाता है। तो ये क्या है, जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस बन जाते हैं, बायपोलर डायपोलर आयन बन जाता है, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। इसका H इस पे चला गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब पेप्टाइड लिंकेज जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, दिस इज व्हाट इज अ पेप्टाइड लिंकेज, तो इसको रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन आती है, तो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, दो डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी। बट अगर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करती हूँ तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या होता है, फाइब्रस, ग्लोबुलर। आपने पढ़ा होगा ना केराटिन के बारे में, हेयर्स के बारे में, है ना, तो अब ये उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फाइब्रस। और अगर मैं बात करती हूँ हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में, तो फाइब्रस क्या होते हैं, ये बेसिकली हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कंटेन करते हैं, जबकि ग्लोबुलर की बात करती हूँ तो ये फोल्डेड होते हैं, यहाँ पे फोल्डिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं पानी वाटर के अंदर, और ग्लोबुलर वाले सॉल्युबल होते हैं। ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनका एग्जाम्पल केराटिन हो जाएगा। ठीक है जी, इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, केराटिन हो जाएगा।
तो बेसिक चीजें इसके अंदर ही आपको पता होनी चाहिए, बाकी इसके अंदर कुछ इतना खास आपको नहीं जानना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करती हूँ उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, तो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल प्रोटीन्स, एक होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स आपको क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस पे, ठीक है, क्या देंगे, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स देंगे। जबकि कॉन्जुगेटेड, जो कॉन्जुगेटेड वाले होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन्स वो है जिसमें प्रोटीन पार्ट जो होता है ना वो नॉन प्रोटीन पार्ट से जुड़ा होता है, और ये हाइड्रोलिसिस पे एक नॉन प्रोटीन पार्ट आपको देगा इन एडिशन टू अल्फा अमीनो। अल्फा अमीनो ग्रुप तो देगा ही देगा, साथ में एक नॉन अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट देगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन से पहले मैं आपको प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताती हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है ना, उसमें एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से लिंक्ड है, दूसरा तीसरे से लिंक्ड है, तीसरा चौथे से लिंक्ड है, और ये सब एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज से अटैच्ड है। किस लिंक से, लिंकेज से अटैच्ड है मैम, पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड लिंकेज से अटैच्ड है। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर और एक होता है बीटा प्लीटेड शीट्स। एक क्या होता है, अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, और एक होता है बीटा प्लीटेड शीट्स, और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं मैम, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बेसिकली ऐसा होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो टर्शरी में क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है। ये ऐसे 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 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और क्वाटरनरी की बात करती हूँ तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉइल्ड होता है, क्लस्टर बनाता है ये। ठीक है, कॉइल्ड होता है, क्लस्टर बनाता है ये। ठीक है, तो ये उसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। ये अभी मैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की यहाँ पे मैंने बात की है, यहाँ भी। तो अभी मैं आपको जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बता रही थी, जो डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर और पीएच में अगर आप कोई चेंज करते हो ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जो प्रोटीन हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन करने आए थे ना, वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ इफेक्ट होते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी में ना। इसीलिए जब भी डीनेचुरेशन होगी तो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर खराब होंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जाता है। तो दिस इज व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। भी प्रोटीन जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसको हम नेटिव प्रोटीन भी कहते हैं। अगर आप टेम्परेचर या पीएच कुछ भी चेंज करते हो तो उसका वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाला फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है, क्योंकि सिर्फ उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। प्राइमरी में तो पेप्टाइड लिंकेज है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो प्राइमरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है उनकी जो उनकी कॉइलिंग है ना, जिस तरीके से वो एक दूसरे से कॉइल्ड है, उसमें भी फर्क आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स आप सबने वैसे भी पढ़े हुए हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन कराने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है। नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनका बेसिक नेचर होता है, एंजाइम्स होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन घटता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी घटती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, इसके बाद अगर मैं एंजाइम्स की बात करती हूँ तो कंपोजिशन पे इतना आपको ध्यान नहीं देना। कंपोजिशन से क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल मैं फिर भी आपको ये कॉन्टेंट दे रही हूँ, अगर आपने लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसने यही बोला है भी कंपोजिशन देखें तो इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोएंजाइम, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो लूजली हेल्ड होते हैं प्रोटीन से, ज्यादा टाइटली हेल्ड नहीं होते, लूजली है। तो डायलिसिस टेक्निक, जब सेपरेशन टेक्निक होती है तो उससे वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ठीक है, ये विटामिन से डिराइव होते हैं बेसिकली। प्रोस्थेटिक क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं मॉलिक्यूल्स विच आर टाइटली हेल्ड, कोवलेंट बॉन्ड से होते हैं, तो इसको जब आप बॉन्ड ब्रेक करने जाओगे बहुत एनर्जी चाहिए, ये इजिली सेपरेट हो जाएंगे, ये इजिली सेपरेट नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस पे सेपरेट होंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब हार्मोन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं डक्टलेस ग्लैंड से। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है, बाय द ब्लड स्ट्रीम। तो हार्मोन्स के बारे में आपने बायोलॉजी के अंदर इन डेप्थ पढ़ा ही होगा, बट स्टिल जो नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री में उनका चैप्टर है तो यहाँ से देखना। हार्मोन वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड लैंग्वेज से आता है, जिसका मतलब था टू गियर अप और टू एक्साइट। ठीक है, अब हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं सेल्स एंड टिश्यू ग्रोथ। होता क्या है, देखो आपको देखोगे कि कुछ समय के बाद मेल और फीमेल दोनों बॉडी में
हार्मोनल एक्टिविटी के कारण वेरियस चेंजेस आते हैं। देखोगे कई बार पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना। तो हार्मोन क्या करता है, सेल और टिश्यू की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंट्रोल करता है, किडनी के फंक्शन को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इन सबको कंट्रोल करता है। मैमल्स में बात करते हैं तो सिक्रीशन जो हार्मोन्स का होता है कंट्रोल होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, जो कि लोकेटेड होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। मोरओवर ये जो हार्मोन्स होते हैं देन कैरिड आउट टू अदर ग्लैंड, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स तक कैरी हो जाते हैं, ताकि ये दूसरे हार्मोन्स की स्टिमुलेशन के लिए यूज किए जा सके। तो बहुत बेसिक चीज है, कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या रोल होता है। हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बेसिस पे स्टेरॉइड हार्मोन सबसे पहली क्लासिफिकेशन है। स्टेरॉइड हार्मोन्स कंपोज होते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस से, और इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसकी इन डिटेल अबाउट स्टेरॉइड की, तो ये मेनली सीक्रेट होते हैं टेस्टिस से और एड्रिनल कॉर्टेक्स से मेल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके अगर उसने देना चाहते हैं तो एग्जाम्पल्स उसने ऑलरेडी हमें दे दिए हैं, ठीक है जी, आप इसको याद भी कर सकते हो। अगर मैं बात करती हूँ ठीक है फीमेल्स में, ठीक है, तो एस्ट्रोजन्स हो जाएंगे, ठीक है जी। अब पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स भी होते हैं। जो हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड होते हैं मतलब प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है, ये इसका कॉमन एग्जांपल है। अमीनो हार्मोन्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और अमीनो ग्रुप कंटेन करते हैं। ये अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन हो गया, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल इसमें आपने इसके याद करने हैं। अब बारी आती है जी न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड की जब भी बात करते हैं तो दो चीजों की बात करते हैं, डीएनए और आरएनए, है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए की बात होती है। तो डीएनए और आरएनए में आपको बेस पेयर्स के बारे में पूछा जाता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल जो है ये बेस पेयर्स वहां पे पाए जाते हैं। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो अगर सिर्फ शुगर और बेस जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे से जुड़ता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जनरली पूछा जाता है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में शुगर आएगा, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और बेस पेयर, बेस पेयर यानी कि क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और ये सब आएगा, यूरासिल। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में आपने फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया, या इन अदर टर्म्स आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो भी शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो वो यही कह रहा है, देखो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। इट इज जॉइंड बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन फिफ्थ एंड द थर्ड कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। शुगर में शुगर के साथ बेस जोड़ो, बेस के साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ो, तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर ये जो है ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पूरा शुगर है। अभी आपने शुगर्स देखे हैं सारे, शुगर में बेस जोड़ोगे न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब ये शुगर में आपने बेस भी जोड़ दिया और ये फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दिया, तो ये न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन दिखा दी। तो यही उसने यहाँ पे इसको समराइज करके लिख दिया है। क्लियर हो गई इतनी कहानी, अच्छे से क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया बात है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ये यहाँ पर हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर वाइंड अप होता है। विटामिन का टेबल आप जो है वो एनसीईआरटी से याद कर सकते हो डायरेक्ट, कौन सा विटामिन किसके लिए यूज होता है, डेफिशिएंसी किस विटामिन से क्या डिजीज हो सकती है। सो दैट टेबल इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू यू इन योर एनसीईआरटी, दैट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। एक बार वहां से आप रीडिंग दे दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपका सिर्फ एक लेक्चर आएगा जिसपे मैं आपको करवाऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि रिएजेंट्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं टेस्ट जो हमारे जितने अभी तक हमने चैप्टर ऑर्गेनिक में पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई टेस्ट है, जैसे कि डिस्टिंक्शन टेस्ट जितने भी हैं, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो आपको मिलेगी। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी यहीं पे फिनिश होती है। आई होप सो आज का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो अब मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले चैप्टर के अंदर। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।